हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कक्षा 6 का जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक हम लोग चलाए हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज हम भूगोल पाठ 4 मानचित्र पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे इस वीडियो पर नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों देर न करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत भी हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसका सल्यूशन अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है कि आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। कहने का तात्पर्य हमने अगला जो आपका भैया इसके पहले हमने चैप्टर जो आपके क्लियर किए हैं उसमें हमने ग्लोब के बारे में पढ़ाई किया। और ग्लोब एक प्रकार से पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। प्रतिरूप का मतलब होता है उसी के जैसे दिखने वाला। पृथ्वी आपका बहुत बड़ा है तो उसे भी छोटा के रूप में बनाया गया है, जिसे नाम दिया गया ग्लोब। ठीक है दोस्तों, तो वही बोला जा रहा है आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। कहने का तात्पर्य जो आपका ग्लोब होता है उसमें भी ध्यान दीजिए, आपका अध्ययन करना मतलब ज्ञान अर्जित करने का क्या है, कुछ सीमाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका ग्लोब होता है वह हमारे भी ध्यान से, अगर पृथ्वी के बारे में अगर बात किया जाए, पृथ्वी का अगर अध्ययन किया जाए, पृथ्वी के बारे में जानकारी अगर प्राप्त करना हो तो अब हमारे लिए ग्लोब क्या होता है, बहुत उपयोगी होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, मतलब अगर हम पूरे पृथ्वी की बात करें तो हमारे लिए ग्लोब बहुत उपयोगी है। लेकिन अगर पृथ्वी का एक भाग अगर हम जानने के लिए प्रयास करें, जैसे भी ध्यान दीजिए अपने देश के बारे में या फिर राज्यों या फिर जिलों या फिर शहरों तथा गांवों के बारे में अगर अध्ययन करना चाहें तो हमारे लिए उतना साबित उपयोगी नहीं होगा। क्या? ग्लोब। अगर पृथ्वी का अगर हमें भ्रमण करना हो, पृथ्वी का जानकारी प्राप्त करना हो तो ग्लोब हमारे लिए अच्छा साबित है, अच्छा साधन है। लेकिन अगर पृथ्वी का एक भाग, जैसे अपने शहर के बारे में या राज्यों के बारे में या फिर जिलों के बारे में या फिर शहरों या फिर गांवों के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना हो तो हमारे लिए ग्लोब उपयोगी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं। नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति आने पर हम लोग क्या करते हैं, मानचित्रों का उपयोग करते हैं। वहां पर ग्लोब का उपयोग नहीं किया जाता है। ग्लोब का उपयोग वहां किया जाता है जब पृथ्वी का पूरा जानकारी प्राप्त करना हो तब। लेकिन अगर पृथ्वी का एक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो हमारे लिए ग्लोब उपयोगी नहीं होता। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मानचित्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखिए। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। कहने का तात्पर्य जो आपका मानचित्र है या पृथ्वी की सतह का मतलब भी जो तल होता है या इसके एक भाग का मतलब या पृथ्वी का एक भाग का क्या होता है, एक पैमाना होता है कि पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींची गई क्या होता है, एक चित्र होता है। जैसे अगर हम लोग बात किया जाए किताब में या फिर कॉपी में जो आपका भारत का नक्शा हम लोग छापते हैं या फिर छपा होता है, बनाया गया होता है, तो इस पे भी ध्यान दो, चित्र को बनाया जाता है। वही आपका क्या है, मैप है। वही आपका क्या है दोस्त, मानचित्र है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। अगर बात किया जाए जो आपका ग्लोब है, अगर उसे भी चपटा किया जाए तो वह क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। तो हम इसे चपटा नहीं कर सकते, इसीलिए कहा जा रहा है लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना क्या है, यह असंभव की बात है, यह हमारे बस की बात नहीं है।
ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, मानचित्र हमारी पृथ्वी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कहने का तात्पर्य जो आपका मानचित्र होता है वह हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। ग्लोब उतना नहीं है। ग्लोब क्यों नहीं है? क्योंकि ग्लोब बड़े क्षेत्रों को, ग्लोब पृथ्वी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन छोटे छोटे क्षेत्रों को, छोटे छोटे जगहों को ग्लोब पर चर्चा नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वही बोला जा रहा है, अगर हमें किसी छोटे भाग या क्षेत्रों को देखना हो तो हम मानचित्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। कहने का तात्पर्य कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जो एक छोटे मतलब शहरों या क्षेत्रों को या फिर कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। हाँ, दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य भैया दूसरे मानचित्र ऐसे भी हो सकते हैं, भैया ध्यान दो, बड़ा मतलब बड़ी किताब की तरह हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। कहने का तात्पर्य है, चाहे वो भैया ध्यान दे क्षेत्रों वाला मानचित्र हो, चाहे कुछ तथ्यों वाला मानचित्र हो, चाहे वह किताबों की तरह तथ्य वाला मानचित्र हो, अगर इन सभी मानचित्रों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो ऐसे भैया ध्यान दो एक नया नाम दिया जाता है जिसे बोला जाता है एटलस। क्या बोला जाता है दोस्तों? एटलस। ठीक है, तो उसका नाम एटलस पड़ जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। कहने का तात्पर्य जो आपका एटलस होता है या विभिन्न मतलब भैया अलग अलग प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से क्या होता है, खींची गई क्या होता है, मापों पर नाप कर क्या होता है भैया, क्या होता है, आधारित होता है। मापों पर क्या होता है भैया, आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य है मानचित्र पर हम अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ग्लोब पर उतना ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये भी है, ग्लोब हमारे लिए उपयोगी कम होता है जितना मानचित्र हमारे लिए उपयोगी होता है। इसलिए ठीक है भैया, ग्लोब से अधिक मतलब किसका भैया ध्यान दे उपयोग किया जाता है, मानचित्र का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारे लिए कठिन कार्य होगा, लेकिन आपका मानचित्र जो होगा वो हमारे लिए भैया ईजी कार्य होगा। क्यों? क्योंकि मानचित्र को भैया ध्यान दीजिए आप फोल्ड कर मोड़ कर कहीं भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, लेकिन ग्लोब को ऐसा नहीं कर सकते हैं। ले जाने में हमारे लिए क्या होगा भैया, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, वही बोला जा रहा है मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होता है। इसलिए भैया ध्यान दो, मानचित्रों में हम भैया अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसकी अपेक्षा, ग्लोब की अपेक्षा। ठीक, मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य भैया मानचित्र भैया विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। मतलब भैया ध्यान दीजिए, मानचित्र भैया कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम भैया यहाँ पे हम 3 डिस्कस करेंगे। पहला आपका भैया भौतिक मानचित्र, दूसरा आपका भैया राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा आपका भैया होगा थीमेटिक मानचित्र। 3 मानचित्र पर हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो मेरे प्यारे रसगुल्लो अपने छोटे छोटे हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस महासंग्राम क्लास को ज्वाइन कर अपनी यूपीएससी तोड़ फोड़ डालो दोस्तों। मतलब तोड़ फोड़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि मतलब ऐसा दबा दो कि मोबाइल फट जाए, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को मतलब तैयारी करना है, अपने सपने को साकार करना है। ठीक है दोस्तों, आइए, पहला है हमारा भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है दोस्तों? पहला हम लोग भैया भौतिक मानचित्र पढ़ेंगे। बोला जा रहा है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ऐसा मानचित्र जिसमें भैया ध्यान दो पृथ्वी की प्राकृतिक का मतलब भैया ध्यान दो प्राकृतिक का दिया हुआ चीज है। जैसे भैया आपका भैया पठार हुआ, आपके भैया पर्वत हुए, मैदान हुए, नदियां हुए, महासागर हुए, ये सब भैया प्रकृति का दिया हुआ चीज़ है, ये मानव ने नहीं बनाया है। ऐसे मानचित्र को हम क्या कहेंगे? भौतिक मानचित्र या फिर उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वही बोला जा रहा है भौतिक मानचित्र क्या होता है। वे मतलब होते हैं जैसे आपका भैया ध्यान दीजिए पर्वतें हुए, भैया पठारे हुए, भैया नदियां हुए, सागर हुए, मैदान हुए, ये सब भैया किसके अंतर्गत आएंगे? भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आएंगे। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोला जाता है भैया उच्चावच मानचित्र कहा जाता
है। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका भैया दूसरा हेडिंग है भैया आपका राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र आपका क्या होगा, इसमें भैया ध्यान दीजिए, जैसे आपका राज्य हुए भैया, आपके नगरों हुए, शहरों हुए तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है राजनीतिक मानचित्र वह होता है जिसमें राज्य को दर्शाया जाए, नगरों को दर्शाया जाए, शहरों को दर्शाया जाए, छोटे छोटे गांवों को और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाया जाए। ऐसे मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हेडिंग है हमारा तीसरा थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, आ जाइए देखिए। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, मतलब आपका भैया जो आपका थीमेटिक मानचित्र होगा, जैसे सड़क का निर्माण होता है, सड़क के बारे में बात किया जाएगा, थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आएगा। वर्षा मानचित्र, मतलब कहने का तात्पर्य भैया ध्यान दीजिए, वर्षा कब होगा, कैसे होगा। वह वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। वितरण का मतलब होता है वितरित करना, बांटना। तो वन तथा उद्योगों को आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मतलब इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बताया जा रहा है जो थीमेटिक मानचित्र होता है, इसमें आपका भैया ध्यान दीजिए, सड़क का मानचित्र जो होता है वो दर्शाया जाता है, वर्षा कब होगी, कैसे होगी भैया वो आपको दर्शाया जाता है, वन तथा उद्योगों को वितरण करना, अलग अलग करना, ये थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। कहने का तात्पर्य है इन मानचित्रों को भी ध्यान दो, दी गई सूचना मतलब इनके अनुसार जो सूचना प्राप्त होता है उनका उचित नामकरण कर दिया जाता है, उनका एक नया नाम दे दिया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, एक दूरी होती है और एक दिशा होता है और एक प्रतीक होता है। ठीक है दोस्तों, तो मानचित्र के यही 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब इसका हम लोग भैया अगले वीडियो में सॉल्यूशन लेकर आएंगे। दोस्तों यही आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आपका मानचित्र होता है वो ग्लोब की अपेक्षा बहुत अधिक उपयोगी होता है। ठीक है दोस्तों, क्यों होता है, क्योंकि ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मानचित्र क्या होगा, उसे भी आप फोल्ड करके आप चाहे जहां लेकर जा सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, और जो आपका ग्लोब होता है ये भी आप पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पृथ्वी के बारे में। लेकिन अगर छोटे छोटे शहरों, क्षेत्रों, गांव, कस्बों या फिर राज्यों को अगर जानना चाहते हैं तो पृथ्वी पर आप इतना अच्छे से ग्लोब पर इतने अच्छे से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमने अपने इस कार्य को थोड़ा और इजी बनाने के लिए हमने क्या बनाया, मानचित्र बनाया, और मानचित्र से हम सभी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाओ मेरे फ्रेंड्स गुल्लो, हमने आज 3 मतलब मानचित्र के भैया ध्यान दीजिए, 3 भौतिक आपका भैया ध्यान दीजिए, 3 मानचित्र के बारे में हमने पढ़ा। भौतिक मानचित्र, आपका राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में हमने यही बताया कि जो प्रकृति का दिया हुआ चीज है, जैसे भी आपका पठार हुआ, नदियां हुए, महासागर हुए, दोस्तों ये सब भैया आपके भैया भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत क्या आएंगे दोस्तों, जैसे आपके भैया राज्य हुए, शहरों को दर्शाना हुआ, छोटे छोटे गांवों को या फिर किसी राज्यों को, ठीक है, विश्व के राज्यों को दर्शाना हुआ तो भैया आपके राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आएगा। थीमेटिक के मानचित्र के अंतर्गत वह आएगा जैसे भैया सड़कों का निर्माण, भैया सड़क कैसे भैया किधर गया है, सड़क के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वर्षा कब होगी, कैसे नहीं होगी, वन तथा उद्योगों को भैया वितरण करना, अलग करना, ये थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय दोस्तों।